पब्लिश किया जाता है एनोनिमसली, बिना किसी नेम के जो है इसे पब्लिश करा दिया जाता है। इसका पब्लिकेशन भी हो गया। तो अब इस पे कुछ फैक्ट और चेक कर लेते हैं एक बार कि इसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखना कब प्रारंभ किया था 1837 में, लिखकर कंप्लीट कब कर दिया 1849 में, पब्लिश कब करा दिया जाता है 1850 में। टोटल लिखने में समय कितना लग जाता है, कितना समय लग जाता है 17 ईयर लग जाते हैं, 17 ईयर लग जाते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे छूट रहा था कि ये फॉर्म ऑफ पोएट्री, पोएट्री का ये जो फॉर्म है तो ये कौन सा पोएट्री का फॉर्म है, तो ये पोएट्री का जो फॉर्म है ये होता है एलिजी। एलिजी के लिए काफी फेमस है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और एलिजी के लिए सिर्फ यही नहीं, जॉन मिल्टन भी फेमस है, विक्टोरियन एज के भी लोग फेमस हैं, अन्य राइटर्स भी फेमस है। सभी लोगों का अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें एक सवाल और बनता है कि ये किसको डेडिकेट किया गया है, इन मेमोरियम जो है ये किसी को डेडिकेट भी किया गया है, इसको डेडिकेट किया गया है। तो इट इज डेडिकेटेड टू द, एक राइटर है जो इनका काफी क्लोज फ्रेंड भी है जिससे आप लोग परिचित हैं, तो नाम है आर्थर हेनरी हेलम। आर्थर हेनरी हेलम नाम का एक पोएट है जो इनका दोस्त है। तो यह इनका दोस्त कब बनता है आर्थर हेनरी हेलम। आर्थर हेनरी हेलम जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के दोस्त बन जाते हैं। कब दोस्त बनते हैं, दोस्त बन जाते हैं 1832 में। कैसे दोस्त बनते हैं, होता क्या है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी होती है और इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पढ़ने को गए होते हैं, यहाँ पे इनका अध्ययन चल रहा होता है और इसी यूनिवर्सिटी में आर्थर हेनरी हेलम और जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इन लोगों की जो है मुलाकात हो जाती है। अब इन दोनों लोगों की जब मुलाकात हो जाती है तो इनकी दोस्ती भी हो जाती है और दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। हालांकि आर्थर हेनरी हेलम के फादर भी जो है पोएट होते हैं और यहाँ पे जो टाइटल है इनका नाम होता है आर्थर हेलम, लेकिन हेनरी इनके फादर होते हैं। तो जो हेनरी इनके फादर हैं इसीलिए अब इनकी पूरी टाइटल को क्या बना दिया गया है कि आर्थर हेनरी हेलम। तो हेनरी कहाँ से लाया गया है, हेनरी इनके फादर की टाइटल से लेकर लाया गया, इसीलिए इसे पूरा बना दिया गया कि आर्थर हेनरी हेलम। अच्छा, अब आगे थोड़ा चलते हैं कि 1832 की टाइम है, लोगों की दोस्ती काफी करीब चली जाती है और इतनी करीब चली जाती है कि यह जो आर्थर हेनरी हेलम है यह अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक सिस्टर है और इनकी सिस्टर का नाम है इमाइली टेनिसन। इमाइली टेनिसन इनकी सिस्टर का नाम होता है। तो आर्थर हेनरी हेलम और इमाइली टेनिसन की शादी की भी बात तय हो जाती है। यह दोनों लोग दोस्त हैं, हेनरी और जो है टेनिसन, ये दोनों फ्रेंड हैं और फ्रेंड होने की वजह से आना जाना बना रहता है। तो आर्थर हेनरी हेलम और इनकी सिस्टर यानी इमाइली टेनिसन दोनों की भी दोस्ती हो जाती है। दोनों लोगों में शादी की भी प्लानिंग बन गई, इंगेजमेंट सारा प्रोसेस पूरा कर लिया जाता है और इनकी एज लगभग कितनी है, अभी आर्थर हेनरी हेलम की एज है लगभग 20 ईयर्स ओल्ड जो है हेनरी हेलम है। अब इन लोगों की शादी की भी बात पूरी कर ली जाती है। संयोग ऐसा होता है कि यह जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ये घूमने चले जाते हैं, कहाँ, स्पेन चले जाते हैं। घूमने कहाँ चले जाते हैं, स्पेन। जब ये स्पेन चले जाते हैं और जाने का पर्पज क्या है कि जहाज से जाते हैं और मनी अर्निंग करना इनका एक उद्देश्य होता है, जिसकी उद्देश्य से वह स्पेन गए होते हैं। तो जब ये स्पेन गए होते हैं और वहाँ पे इन्हें खबर लगती है कि कुछ ऐसी घटना घट गई है जो कि
इन्हें इतना शॉक लग जाता है कि लगभग यह कुछ राइटर्स इनके बारे में क्रिटिक्स बताते हैं कि इन्होंने लगभग 10 साल तक पेन भी नहीं चलाया, पेन चलाया लेकिन कोई पब्लिकेशंस नहीं आते हैं, इतना गहरा इन्हें शॉक लग जाता है। तो घटना क्या है उसको देखते हैं। तो यह स्पेन में है और इधर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और जो है आर्थर हेनरी हेलन और इमाइली टेनिसन, 3 कैरेक्टर अब हमारे पास तैयार हो गए। अब इन तीनों कैरेक्टर को हम देख लेते हैं। तो इन तीनों कैरेक्टर में हमें यह समझ में आएगा कि इनके आपसी रिलेशनशिप इस पोएट्री का जो है कंपोजिशन तैयार होता है। पोएट्री का कंपोजिशन क्या है? पोएट्री का कंपोजिशन है कि अगर इनकी दोस्ती आर्थर हेनरी हेलन से नहीं होती, अगर आर्थर हेनरी हेलन से नहीं होती और उनकी डेथ नहीं होती, उनकी डेथ होने से पहले अगर इनका रिश्ता इनकी सिस्टर से नहीं बना रहता, तो फिर यह सब सारी चीजें हो सकता था कि न भी आती, या भविष्य क्या होता कौन जानता है। लेकिन कारण है कि यह जो रिलेशन बना उसी रिलेशन की वजह से है इस पोएट्री का कंट्रीब्यूशन सामने, कंपोजिशन सामने आता है। तो देखते हैं, अभी तक हमने जाना कि जो है यह स्पेन में है और यहाँ पे आर्थर हेनरी हेलन, आर्थर हेनरी हेलन की जो डेथ होती है वह कब हो जाती है? सितंबर 1833, सितंबर 1833, सितंबर 1833 में जो है आर्थर हेनरी हेलन की डेथ हो जाती है। अच्छा, डेथ का कारण क्या होता है? डेथ का कारण क्या होता है यह बताते उनके बारे में कि सेरिब्रल हेमरेज हो जाता है, सेरिब्रल हेमरेज हो जाता है, सेरिब्रल हेमरेज की वजह से जो है आर्थर हेनरी हेलन की डेथ हो जाती है। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो डेथ होती है तो वो जगह क्या रहती है? जगह अर्थात प्लेस। तो प्लेस यह बताया जाता है, प्लेस के बारे में बताया जाता है कि वियना एक प्लेस होता है। यह कहाँ पे है? यह है ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। यह प्लेस वियना जो है यह क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। और इस वियना के भी बारे में बताया जाता है कि इसे लोग कहते हैं कि सिटी ऑफ म्यूजिक। इस शहर को के बारे में क्या बोला जाता है? कहा जाता है कि यह सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। और इस शहर के बारे में क्या बताया जाता है? इस शहर के बारे में बताया जाता है कि सिटी ऑफ ड्रीम। इसे क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ ड्रीम। इसके बारे में कुछ और भी बातें हैं। सिगमंड फ्रायड नाम का एक साइकोलॉजिस्ट है जो इंग्लिश लिटरेचर और एजुकेशन में भी जिनका योगदान मिलता है, यह भी इसी प्लेस वियना से संबंध रखते हैं। इसके अलावा 2 और लीजेंडरी कैरेक्टर हैं जिसको हम म्यूजिशियन के नाम से जानते हैं। बीथोवेन नाम होता है, मोजार्ट नाम होता है। यह लोग जो हैं क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं। तो ये लोग क्लासिकल म्यूजिशियन हैं और यह लोग भी इसी प्लेस से संबंध रखते हैं। तो यह थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी रही है कि वियना प्लेस के बारे में। अच्छा, अब जब वियना प्लेस में शहर में आर्थर हेनरी हेलन की डेथ हो जाती है, तो अब डेथ हो जाने के बाद क्या होता है? अगला प्रोसेस हो जाता है, इन्हें बरीड कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। कहाँ पे दफनाया जाता है? इनके बारे में यह बताया जाता है कि इनका जो दफन होता है वाई रिवर से हम लोग परिचित हैं, काफी परिचित हैं। यही रिवर है जहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने ट्विंटन एबी नामक पोएम को क्रिएट किया है। इसी से संबंध रखने वाले प्रिल्यूड पोएम है। और इसी रिवर से संबंध रखने वाले जो हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन भी हैं, जो जहाँ पे उनके दोस्त को बर्ड कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो ये जो वाई रिवर के किनारे पर, कहाँ पे? वाई रिवर के किनारे पर इन्हें दफन कर दिया जाता है। जगह जो बताते हैं लोग टिंटन एबी।
टिंटन एबी प्लेस है, वहाँ पे ये जो रिवर है, रिवर फ्लो करती है, उस रिवर के किनारे पर जो है इन्हें दफना दिया जाता है। जब यहाँ पे दफना दिया जाता है, फिर इसके बाद आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जब 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 यहाँ पे आते हैं, जब जब उन्हें इस जगह को विजिट करते हैं, जब जब उन्हें यादें आती हैं, तो अपनी उन यादों को जो है कैसे हम एहसास कर सकें कि उन्हें हम ट्रिब्यूट क्या दे पाए। उन्हें तो मतलब कि आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है ट्रिब्यूट देते हैं अपनी सोल को कंसोल करने के लिए। अब उन्होंने एक माध्यम पकड़ा, और हालांकि पोएट है तो उनका जो माध्यम है वह है लिखने का, कंपोजिशन का। तो इस कंपोजिशन में उन्होंने टाइटल पहले रखा कि वे ऑफ द सोल, अर्थात आत्मा जो है, उस आत्मा का तौर तरीका क्या है, आत्मा कैसे है, किस तरह से इसका भगवान से संबंध है, किस तरह से क्रिश्चियनिटी में इसकी वैल्यू है। हालांकि यह क्रिश्चियनिटी बेस्ड पोएम है, तो क्रिश्चियनिटी में सोल का क्या कंट्रीब्यूशन है, सोल का रोल क्या है, इसके बारे में उन्होंने बताया। फिलहाल देखते हैं कि आगे यहाँ पे फिर इस टाइटल को उन्होंने चेंज करके क्या बना दिया, इन मेमोरियम। जब इन मेमोरियम बना दिया तो फिर क्या हो गया, जो कि लैटिन शब्द से लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में कि इन द मेमोरी ऑफ। तो अब यहाँ पे पकड़ लेते हैं कि इन द मेमोरी ऑफ किसकी, इन द मेमोरी ऑफ आर्थर हेनरी हेलन। अब कंप्लीट टाइटल हो गई कि ये जो पोएम बनी है इन द मेमोरी ऑफ आर्थर हेनरी हेलन। अब आर्थर हेनरी हेलन की जो डेथ हो गई है, उनकी डेथ के जो आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को शॉक लग गया है, उस शॉक के कारण कई हैं, जिसके बारे में मैं अभी बताया कि एक तो इनके फ्रेंड रहे हैं, दूसरा इन्होंने जो है इनकी सिस्टर से रिलेशन रखा था कि शादी करना है, तो जो फ्यूचर में इनकी जो ब्रदर इन लॉ बनने वाले थे, वह भी रिश्ता नहीं पूरा हो पाता है। और कई इश्यूज ऐसे होते हैं कि जो इनकी आत्मा को बिल्कुल उद्वेलित कर देते हैं। जब उद्वेलित कर देते हैं तो पोएट हैं और अपनी फीलिंग्स को जो है इस पोएम के माध्यम से निकालते हैं। तो अब हमने इसमें लगभग जो पोएम के बैकग्राउंड रहे उसको हमने समझ लिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इन मेमोरियम, उसकी जो ओरिजिनल टाइटल है द वे ऑफ द सोल है, लिखा किसने है, आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है, जिनका जन्म कब हुआ रहता है 1809 में, जबकि डेथ हुई रहती है 1892 में। इसे पब्लिश कराया गया होता है कब, पहली बार पब्लिश तो एनोनिमसली कराया जाता है, जो कि 1850 में कराया जाता है। लेकिन लिखने का जो प्रोसेस होता है, लिखने की जो शुरुआत हो जाती है, वह शुरुआत कब हो जाती है 1837 में शुरू हो जाती है। और राइटिंग पूरा कब हो जाती है, राइटिंग पूरा हो जाती है 1849 में हो जाती है। और जब 1849 में पूरा हो जाती है फिर पब्लिश करा लेते हैं, और पब्लिश कराने के बाद सारी चीज़ों को एक बार हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं कि इस पोएम के बारे में क्या बताया। हमने राइटर के बारे में देखा, हमने टाइटल के बारे में देखा, हमने पोएम का बैकग्राउंड को भी चेक कर लिया। अर्थात 3 बातें चेक हो गई। क्या क्या हमने चेक किया, ऑथर के बारे में भी देख लिया हमने, इसके बाद हमने टाइटल को भी चेक कर लिया, पोएम का बैकग्राउंड भी चेक कर लिया। अब तीनों चीजें जब पूरा हो गई, अब हम देखते हैं कि इस पोएम में क्या बताया गया है, कि ये पोएम की जो मीनिंग है, इस मीनिंग को हम चेक करते हैं कि इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें पोएट ने क्या सब्जेक्ट मैटर बनाया है, पोएम किस विषय पर जो है अपने विचारों को रख रहा है। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पोएम, which type of philosophy is given in the poem, what are the matters that causes the poet to write in the poem. So all these things will be discussed in the detail during the study of the poem, but few points of them will be highlighted here. So let us see. जो फॉर्म ऑफ पोएट्री दिया गया है वो है एलिजी। तो एलिजी किसे कहते हैं,
एलिजी को कहा जाता है कि अ मॉर्निंग सॉन्ग और अ सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन। यह विलाप गीत होता है जिसे हम लेमेंटेशन भी कहते हैं। लेमेंटेशन यानी कोई पोएट का बहुत खास होता है, कोई उसका बहुत करीबी होता है, जब उसकी डेथ हो गई होती है तो उसकी याद में जब वो विलाप करता है और अपने विलाप को जब वो कविताओं के माध्यम से लिख देता है, कविताओं के माध्यम से व्यक्त कर देता है, तो वह लेमेंटेशन या वह मॉर्निंग सॉन्ग जो है एलिजी कहलाता है। अच्छा, अब ये एलिजी भी हो गया, तो यह अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लॉन्ग पोएम है, लॉन्गेस्ट पोएम है। तो इसमें टोटल कितने कैंटोज दिए गए हैं? तो इसमें टोटल कितने कैंटोज दिए गए हैं? इसमें टोटल दिए गए हैं 133 कैंटोज हैं। और 133 कैंटोज, कैंटोज क्या होता है कि कैंटोज है कि जैसे 4-4 लाइन या 8-8 लाइन या 10 लाइन 12 लाइन की एक अ पीस ऑफ मीन्स few lines that consist of a stanza, a poem, number wise poem. So the total number of poems there are 133. Therefore that is known as the 133 cantos. अब एक एक कैंटोज में एक एक जो है सब्जेक्ट मैटर को रखा गया है, सबका अलग अलग सब्जेक्ट मैटर रखा गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 133 प्रकार के आइडियाज को इस इन मेमोरियम पोएम में दिखाए हैं। अच्छा, इसमें लिरिक्स कितनी है? लिरिक्स कितनी है? तो इसमें टोटल 131 लिरिक्स हैं। अब होना तो चाहिए था 133 को, तो है 133 और प्लस क्या है, इसमें दो चीजों को और ऐड कर लेते हैं। जब दो चीजों को और ऐड करेंगे तो दो चीजें क्या है, एक इसमें उन्होंने प्रोलॉग को भी ऐड किया है, प्रोलॉग हो जाएगा, और इसी में उन्होंने क्या कर दिया है, एपिलॉग को भी लिया हुआ है। तो एपिलॉग और प्रोलॉग इस तरह से मिला लेंगे तो फिर वही जो है 133 हो जाएगा। तो जो लिरिक्स मीन्स जो कविताएं हैं, कविताओं की संख्या कितनी है? 131 है। दो और ऐड कर लेते हैं। इसमें पोएम को शुरू करने से पहले उन्होंने प्रोलॉग को लिखा है, पोएम को एंड करने के बाद एक पॉइंट और ऐड किए हैं जिसे हम एपिलॉग कहते हैं। जब आएगी जरूरत तो डिस्कस करेंगे इस पे। अच्छा, टोटल लाइंस इसमें कितनी बन जाती हैं? तो टोटल लाइंस लगभग बन जाती हैं 3137। टोटल लाइन कितनी पोएम में बन जाती है? 3137, 3137 लाइंस के आसपास इसमें टोटल लाइंस बन जाती है। अच्छा, अब और भी बात कर लेते हैं कि ये जो एलिजी है, इन मेमोरियम है, आर्थर हेनरी हेलम को डेडिकेट की गई है। तो इसकी राइम स्कीम क्या है? इसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए। यह 4 लाइन का स्टैंजा फॉर्म अपनाया गया है। जो इन मेमोरियम लिखा गया है वो 4-4 लाइन के स्टैंजा फॉर्म में लिखा गया है, जिसमें पहली लाइन है ए, जिसकी साउंड जिस साउंड से एंड होता है ए, उसके बाद की जो साउंड आएगी बी, फिर साउंड बी, फिर आखिरी में ए। तो जो पहली लाइन है वो चौथी से जो है मैच करेगी और ये जो दूसरी तीसरी आपस में मैच कर लेती। इस तरह से ए बी बी ए करके ये 4 लाइन की एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया है, जो कि राइम पैटर्न फॉलो करता है। क्या? ए बी बी। अब यहीं पे एक सवाल और आ जाता है कि इन मेमोरियम स्टैंजा किसे कहते हैं? जैसे स्पेंसरियन स्टैंजा होता है, चौसरियन स्टैंजा होता है, राइम रॉयल होता है, तो वैसे ही एक नए प्रकार का स्टैंजा, जो न्यू टाइप ऑफ स्टैंजा इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इन द पोएम इन मेमोरियम। दैट स्टैंजा इज नोन एज इन मेमोरियम स्टैंजा। तो इन मेमोरियम स्टैंजा बहुत कुछ अलग से नहीं है, बस यही a stanza that has the 4 line that is also known as the quatrain।
क्वार्टरिन। तो ये जो क्वार्टरिन का मतलब हो गया कि 4 लाइन का स्टैंजा। तो ये जो 4 लाइन का स्टैंजा है, लेकिन ये किस प्रकार के मीटर में रखा गया है, तो इसका जो मीटर रखा गया है आइएम्बिक टेट्रामीटर, आइएम्बिक मीटर क्वार्टरिन। तो आइएम्बिक टेट्रामीटर क्वार्टरिन। अब यहाँ पे सवाल का आंसर मिल गया कि इन मेमोरियम स्टैंजा किसे कहते हैं। तो इन मेमोरियम स्टैंजा स्टैंड फॉर अ पोएम दैट कंसिस्ट 4 लाइन हैविंग द iambic tetrameter quatrain. So the stanza that follows all these things will be known as the in memoriam stanza. in memoriam stanza कुछ नया नहीं है, बस इसी पोएम के आधार पर इसका नाम रख दिया गया है और इसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने फॉलो किया है और सिर्फ इसी पोएम में फॉलो किया है। तो इसी पोएम के आधार पर ही एक नया स्टैंजा का नाम रख दिया गया है, जिस स्टैंजा का नाम रख दिया गया है इन मेमोरियम स्टैंजा। तो इन मेमोरियम स्टैंजा क्या होता है, iambic टेट्रामीटर क्वार्टरेन स्टैंजा। इसका मतलब क्या आ गया कि एक स्टैंजा जो क्वार्टरेन का मतलब 4 लाइन रखने वाला, लेकिन 4 लाइन के साथ साथ इसमें जो मीटर रखा गया है वो कैसा मीटर है, iambic टेट्रामीटर रखा गया है। A quatrain that has the iambic tetrameter known as the in memoriam stanza and rhyme pattern is here also given A B B A, इसका rhyme pattern। तो यह हमने देखा कि इसके जो कंस्ट्रक्शन है पोएम के बारे में समझा कि पोएम का फॉर्म क्या है, इसके मीटर्स क्या है, कितनी लाइन में है, इसकी जो है इसका प्रोलॉग क्या है। फिलहाल ये सब बाद में पढ़ेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है, हमने नंबर को काउंट कर लिया है। तो इस तरह से अब आगे हम समझेंगे, इसमें आगे समझेंगे कि इसमें मैटर क्या क्या है। कहते हैं कि देयर इज डिबेट अबाउट द क्लेम ऑफ द साइंस एंड द रिलीजन। साइंस एंड द रिलीजन, जैसा कि हमें यह पता है कि विक्टोरियन एज हैज द सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक्स especially stand for the science against the religion. So the first विशेषता है कि यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि जो साइंस है और जो रिलीजन है यह दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत चल रहे होते हैं। कोई साइंस पर विश्वास करता है तो कोई रिलीजन पर विश्वास करता है। दोनों लोगों की आपस में जो है एक प्रकार की क्लैशिंग चल रही होती है, लोग डाउट कर रहे होते हैं कि क्रिश्चियनिटी बेटर है कि साइंस बेटर है। लेकिन यहाँ पर देखने को यह मिलता है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है यह एक्सेसिव लेवल पर चल रही होती है। इसका जो विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नाउ अराउंड द क्लाइमैक्स एंड देन there is the question about the life and the death। यह भी एक विशेषता निकलकर सामने आती है कि यहाँ पे लोग क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द लाइफ, व्हाट इज द डेथ, लाइफ है कि डेथ है, कि कैसे ये दोनों का जो आपसी तालमेल है एक दूसरे से ये कैसे जुड़े हुए हैं, इस पर लोग तर्क करने लगते हैं, इस पर लोग क्वेश्चन करते हैं। और क्रिश्चियनिटी के अनुसार जो है लाइफ एंड डेथ ऑल दीज आर द प्रोसेस बाय द गॉड, बाय द क्रिश्चियनिटी, बाय द बाइबल। लेकिन अब जब साइंस आ जाती है तो साइंस पर लोगों को डाउट होने लग जाता है कि एक्सीडेंट कैसे हो जाता है, तो डेथ क्या है, अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जा रही है तो फिर बाइबल में जो कहा गया है उसका क्या मतलब है, फिर जब हम भगवान विश्वास करते हैं तो उसका क्या मतलब है। तो यह भी यहाँ पे क्लैश चल रहा होता है कि देयर इज द क्वेश्चन अबाउट द लाइफ एंड द डेथ। अगली जो विशेषताएं सामने आती हैं वह है कि इमोशनल ट्रांजिशन ऑन द जर्नी इन द लाइट
ऑफ द मोरालिटी एंड रिलीजन। अब नैतिकता के आधार पर, धर्म और नैतिकता के आधार पर लोगों का जो एक इमोशनल ट्रांजिशन मीन्स होता है कि ट्रांसफर हो जाना। तो लोगों के जो आवेग होते हैं, जो भाव होते हैं, जो मनोदशाएं होती हैं, वह नैतिकता के आधार पर ट्रांसफर हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं। तो एक्सचेंज क्या होती हैं? कभी साइंस की तरफ जाती हैं तो कभी रिलीजन की तरफ जाती हैं। तो इस प्रकार का जो दोनों के बीच का एक जो गैप बना हुआ है कि साइंस और टेक्नोलॉजी और जो क्रिश्चियनिटी है, इसके बीच में जो है एक इमोशनल ट्रांजिशन बना हुआ है। और इसी विक्टोरियन एज की एक और विशेषता मिलती है कि द पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज अवॉइड टू हैव द सेल्फ डिस्क्लोजर। सेल्फ डिस्क्लोजर, यहाँ पे लोग अपने बारे में, अपने मतलब स्वयं के बारे में ज्यादा कुछ कहने से बचते हैं। कहाँ पे? विक्टोरियन एज में। विक्टोरियन एज की विशेषता है कि इसमें जो पोएट्स हैं वह अपने स्वयं के बारे में नहीं बताते हैं, जैसा कि हमने रोमांटिक्स के बारे में, या रोमांटिक्स में भी जो है नेचर के बारे में कहा जाता है, और यहाँ पे भी रोमांटिसिज्म को फॉलो किया गया है, थोड़ा बहुत प्रकृति को फॉलो किया गया है। तो अब जैसे जॉन डन को ले लेते हैं, तो जॉन डन क्या है? मेटाफिजिकल है, तो वो जो है सेल्फ लव के बारे में बताते हैं। विलियम शेक्सपियर को देख लिया जाए तो उनका जो फिजिकल लव रहता है उनके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे लोग सेल्फ डिस्क्लोजर से बचते हैं, इसको अवॉइड करके चलते हैं। अच्छा, और इसी विक्टोरियन एज की एक और विशेषता निकल कर सामने आई, वह है कि एक्सट्रीम ग्रीफ। हालांकि पूरे विक्टोरियन एज पे नहीं इसे हम वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन यह जो पोएम है इन मेमोरियम की विशेषता यह है कि यहाँ पे एक्सट्रीम ग्रीफ को दिखाया गया है। एक्सट्रीम ग्रीफ किसका है? क्योंकि यहाँ पे जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, इसके फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलन की डेथ हो जाने पर और उसकी सिस्टर की उससे शादी न होने पर, अपनी प्रेमिका के द्वारा इसे धोखा मिल जाने पर, यह कई प्रकार की चीजें होती हैं जो एक उसके मस्तिष्क पर गहरा शॉक देती हैं, और जिसकी वजह से वह अपने एक्सट्रीम ग्रीफ, अत्यंत गहराइयों से दुखों को जो है उद्गार प्रकट करता है। तो यह भी वे ऑफ द सोल या इन द मेमोरियम की एक विशेषता है। अच्छा, अगली विशेषता इस पोएम की क्या है? इसमें यह है कि यह जो पोएम है वह यह फनरल से, द फनरल सेरेमनी से बिगिंस होती है। इसकी बिगिनिंग कैसे होती है? पोएम जो बिगिंस होती है फनरल सेरेमनी से। फनरल सेरेमनी का मतलब कि डेथ प्रोसेस से बिगिन, शुरुआत इसकी होती है। यहाँ पे है आर्थर हेनरी हेलन, उसकी डेथ हुई है और उसी का जो फनरल सेरेमनी है उससे यह बिगिन होती है। लेकिन ये जो पोएम एंड होती है, तो एंड कैसे होती है? एपिथेलियन से। एपिथेलियन क्या होता है कि सॉन्ग ऑफ द वेडिंग्स, और यहाँ पे जो है शुरुआत इसकी फनरल सेरेमनी से और एंड इसकी जो है एपिथेलियन अर्थात जो है वेडिंग सॉन्ग से होती है। तो वेडिंग किसकी किसकी हो जाती है? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की भी जो है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की भी शादी हो जाती है। किससे शादी हो जाती है? इसकी शादी हो जाती है, एक लेडी है जिसका नाम है सेलवुड। जिसका क्या नाम है? सेलवुड। सेलवुड से इसकी शादी हो जाती है। साथ ही में एक शादी और होती है। किसकी शादी है? इसकी जो सिस्टर है इमाइली, इमाइली टेनिसन जो इसकी सिस्टर है, इसकी भी शादी जो है हो जाती। तो इस तरह से 2-3 शादियां होती हैं और ये शादियों का जो सॉन्ग होता है। तो इन मेमोरियम एंड कैसे होती है? एपिथेलियन से होती है। शुरू कैसे होती है? फनरल से होती है। फेथ एंड डाउट, फेथ एंड डाउट, फेथ एंड डाउट वन ऑफ द मोस्ट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विक्टोरियन एज। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, फेथ एंड डाउट। तो यहाँ पे फेथ एंड डाउट लोगों के दिमाग में चल रहा है, मस्तिष्क में चल रहा है, और वही रीजन है कि इस पूरे पोएम में भी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को भी
कभी क्रिश्चियनिटी पर इसका फेथ टिक रहा है, कभी डाउट होने लग जा रहा है, कभी जो है लाइफ को अच्छा समझ रहा है, कभी समझ रहा है कि लाइफ कभी नहीं पूरी होती है जब तक कि लाइफ में डेथ नहीं आ जाती। और सच्चाई भी है कि एक लाइफ एक सर्किल है जो जन्म से शुरू होती है और डेथ पे अंत होती है। तो यह तरह तरह की जो है इस पे विश्वास अविश्वास की चीजें बनी होती हैं, तो यह इसकी विशेषताएं हो जाती हैं। इसी तरह से इन मेमोरियम की एक विशेषता और निकल कर आती है, वह क्या है, जियोलॉजिकल एंड इवोल्यूशन। पहली बार ऐसा होता है कि पोएट्री में साइंस के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में बात की जाती है। और यहीं पर हम देखते हैं, इसी दौरान की बात करेंगे तो डार्विन की जो थियरी आती है, डार्विनिज्म थियरी भी यहाँ पे चल रही होती है। और डार्विनिज्म थियरी में भी इवोल्यूशन को दिखाया जाता है और जो है उसकी जो थियरीज रहती हैं उसको पोइट्री में अप्लाई, उसका जो सेंस पोइट्री में नजर आता है। और आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ही ऐसा एक पोएट है जो पहली बार जियोलॉजिकल और इवोल्यूशन जैसे थियरीज को अपनी पोएट्री में प्रयोग में ले आता है। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि जो आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, इसी पोएट्री की वजह से, इन मेमोरियम की वजह से उसे पोएट लॉरिएट की जो है उपाधि मिल जाती है। यह क्या घोषित कर दिया जाता है, पोएट लॉरिएट बना दिया जाता है। हालांकि इसके पहले जो पोएट लॉरिएट होता है वह विलियम वर्ड्सवर्थ होता है। आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से पहले जो पोएट लॉरिएट होते हैं वह कौन होते हैं, वर्ड्सवर्थ होते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो होते हैं यह 1850 में ही पोएट लॉरिएट होते हैं। हुए पहले तो रहते हैं, लेकिन इस दौरान इनकी डेथ हो जाती है। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो एक दूसरा पोएट होता है, उसको मिलने वाली होती है, लेकिन वो इनकार कर देता है। तब यहाँ पे जो है पोएट लॉरिएट की जो है उपाधि आ जाती है किसको, आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को। आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरिएट बना दिया जाता है। पोएट लॉरिएट क्या होता है इसको भी बात करते हैं। और जो है यह बनाया क्यों जाता है, तो बनाया क्यों जाता है, तो पहले हमने देखा कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो होते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ उनकी डेथ हो जाती है, जो कि इन्हें भी यह टाइटल दी गई होती है। उसके बाद यह टाइटल आ जाती है आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को। तो इसमें होता क्या है कि इसको हिंदी में हम कहते हैं राज कवि। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, राज कवि। इन्हें राज कवि की एक उपाधि मिल जाती है। तो राज कवि की उपाधि मिलने के लिए कुछ क्राइटेरिया होती है। उस क्राइटेरिया में यह देखा जाता है कि नेशन के लिए कैसे इनका कंट्रीब्यूशन है, इनकी पोएट्री में क्या क्या वैल्यूज दिए गए हैं, उसके आधार पर जो है सिलेक्ट किया जाता है। तो सिलेक्ट कौन करते हैं, वहाँ की जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है, ब्रिटेन की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, वह सिलेक्ट करती है। और किंग या क्वीन जो होते हैं उनके द्वारा यह जो टाइटल ने दी जाती है। तो आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरिएट कब बना दिया जाता है, 1850 में बन जाते हैं। और जब 1850 में इन्हें पोएट लॉरिएट बना दिया जाता है तो इनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, इनकी क्रेडिट भी बढ़ जाती है। और इन्हें फिर क्रेडिट इनकी जब बढ़ जाती है तो इन्हें कहा जाता है फर्स्ट बेरॉन भी इन्हें कहा जाता है। और इसी तरह से जो है आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन फर्स्ट बेरॉन भी बन जाते हैं। एक चीज और छूट रहा है कि पोएट लॉरिएट जब बन जाते हैं तो इन्हें करना क्या पड़ता है, तो यह या तो कोर्ट के लिए पोएट्री लिखेंगे, कोर्ट पोएट बन जाएंगे, या कोर्ट पोएट्री की रचना करेंगे, या फिर या दोनों कर सकते हैं, या फिर नेशनलिज्म के आधार पर, या फिर क्या करने लग जाएंगे, नेशनलिज्म को बढ़ावा देने लग जाते हैं। इनकी पोएट्री में क्या मिलने लग जाएगा, नेशनलिज्म। इनके लिखने का विषय यही बन जाएगा, या तो कोर्ट के बारे में लिखना है, कोर्ट
कोर्ट पोएट बन जाएंगे। जब कोर्ट पोएट बन जाएंगे तो या तो किंग के बारे में लिखेंगे, या तो क्वीन के बारे में लिखेंगे, या तो फिर ये क्या करेंगे, नेशनलिज्म को बढ़ावा देंगे। अपने पोएट्री इस तरह से लिखेंगे कि जो इनका राष्ट्र होगा, जिस भी राष्ट्र के होंगे, उसकी क्रेडिट की, उसको ग्लोरी को, उसके जो है वैल्यूज को बढ़ावा देना, ऐसी कविताएं करना पड़ता है। यह जो है पोएट लॉरेट बन जाने पर ऐसा करना पड़ता है। यह तो बन गया 1850 में। वर्तमान समय में आर्मिटेज, साइमन आर्मिटेज, साइमन आर्मिटेज इज द प्रेजेंट पोएट लॉरेट ऑफ द ब्रिटेन। करेंटली साइमन आर्मिटेज, he was made by the Elizabeth II in the 2019. After that we will see here some quotes that is said either about the poem or about the poet. अच्छा, तो पोएम के बारे में क्या कहा गया है? पोएम के बारे में पहला जो कोट है वह है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बोलते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इन मेमोरियम को कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि इट इज द वे ऑफ द सोल। इस पोएम को वो क्या बताते हैं? ये पोएम को बताते हैं, कहते हैं कि दिस इज द वे ऑफ द सोल। कौन? इन मेमोरियम को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि दिस पोएम इज द वे ऑफ द सोल। अच्छा, इसके बाद क्या है? फिर इसी पोएम को एक टाइटल और देते हैं। पहली टाइटल हो गई कि द वे ऑफ द सोल। दूसरी टाइटल या दूसरा कोटेशन कहेंगे, टाइटल नहीं, दूसरा कोटेशन कहते हैं कि यह जो पोएम है, दिस इज द पोएम ऑफ शॉर्ट स्वैलो फ्लाइट्स ऑफ सॉन्ग। इन मेमोरियम को क्या बोलते हैं? इन मेमोरियम को बोलते हैं कि शॉर्ट स्वैलो फ्लाइट ऑफ सॉन्ग। शॉर्ट स्वैलो फ्लाइट ऑफ सॉन्ग एग्जाम में पूछा गया है। इन्होंने इन मेमोरियम को और एक कोटेशन से संबोधित किया है। वो कोटेशन क्या है? किस कोटेशन से एड्रेस करते हैं? सो पोएट एड्रेसेज इन मेमोरियम एज अ शॉर्ट स्वैलो फ्लाइट्स ऑफ सॉन्ग। अच्छा, फिर इसी के बाद वह एक कोटेशन और देते हैं। अगला कोटेशन जो है इस पोएम के बारे में क्या है? दिस पोएम इज अ काइंड ऑफ कॉमेडिया टू द अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। उन्हें इस पोएम में ऐसी अनुभूति होती है जैसे कि जो डिवाइन कॉमेडिया है जिसे डेंटी ने लिखा है, तो उस डिवाइन कॉमेडिया की तरह से इन्हें भी अनुभूत होती है। उन्हें लगता है कि जितनी फेमस डिवाइन कॉमेडिया है उसी तरह से यह इन मेमोरियम भी मेरे लिए उतनी ही लाभप्रद है, उतनी ही फेमस है। और इसी पोएम की वजह से उन्हें रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज कहा जाता है, पोएट लॉरेट बना दिया जाता है, फर्स्ट बेरान बन जाते हैं। तो आपको ये बातें सच भी हैं। अच्छा, इतनी 3 बातें तो उन्होंने बोला है। ये तीनों बातों को किसने बोला है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने बोला है। लेकिन यहाँ पे कुछ कोटेशन जो है, कुछ क्या 2 कोटेशन है। क्वीन विक्टोरिया भी कहती हैं इस पोएट्री के बारे में। क्वीन विक्टोरिया इस पोएट्री के बारे में क्या कहती हैं? कहती हैं कि द इन मेमोरियम इज नेक्स्ट टू द बाइबल। इस पोएम को क्या बोलती हैं? कहती हैं कि यह जो पोएम है, कौन पोएम? इन मेमोरियम इज द नेक्स्ट टू द बाइबल। इन मेमोरियम इज माय कंफर्ट। इसे कब बोलती हैं? जब उनके हस्बैंड अल्बर्ट की डेथ हो जाती है। उस डेथ के बाद उन्हें भी काफी शॉक लगता है, और जो कि मैं पहले बताया हूं कि इसमें जो एक्सट्रीम ग्रीफ को शो किया जाता है इस पोएम में, तो इन्हें भी बहुत गहरा दुख होता है। लेकिन उस गहरे दुख में संवेदना को कैसे दूर किया जाए, कंसोलेशन कैसे प्राप्त हो सके, तो फिर उन्होंने जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम इन मेमोरियम का अध्ययन किया, और उसे अध्ययन करने के बाद उन्हें काफ़ी
कंफर्टेबल फील होता है, रिलैक्सेशन फील होता है, कंसोलेशन फील होता है, और इसी की वजह से फिर उन्होंने इस इन मेमोरियम पोएम को क्या बोला, कहा नेक्स्ट टू द बाइबल इन मेमोरियम इज माय कंफर्ट, इन मेमोरियम इज माय कंफर्ट। अच्छा, इसी के आधार पे फिर उन्होंने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को क्या कहा, कहा कि परफेक्ट पोएट ऑफ लव एंड लॉस। क्वीन विक्टोरिया ने क्या बोला, क्वीन विक्टोरिया ने कहा जो है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज द परफेक्ट पोएट ऑफ लव एंड लॉस, परफेक्ट पोएट ऑफ लव एंड लॉस। लव एंड लॉस इसमें थीम के भी रूप में दिखाया गया है। अच्छा, एक पोएट है जिनका नाम है ग्लैडस्टोन, ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन क्या कहते हैं, ग्लैडस्टोन कहते हैं किसको, इन मेमोरियम के बारे में बोलते हैं, इन मेमोरियम के बारे में बोलते हैं, कहते हैं कि द रिचेस्ट ऑफरिंग एट द अल्टर ऑफ फ्रेंडशिप, इट इज द रिचेस्ट ऑफरिंग एट द अल्टर ऑफ द फ्रेंडशिप। कौन बोलता है, ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन कौन है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के जो लीडर हैं उनका नाम है न्यूमैन। तो न्यूमैन लीडर है, लेकिन उसी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के एक पोएट हैं जो मेंबर है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के मेंबर हैं, जिनका नाम है ग्लैडस्टोन। और ग्लैडस्टोन इस इन मेमोरियम पोएट को कहते हैं कि इट इज द रिचेस्ट ऑफरिंग एट द अल्टर ऑफ द फ्रेंडशिप। इस तरह से ये सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। हमें उम्मीद है कि आप काफी एंजॉय करेंगे, कुछ न कुछ इसमें जरूर नया ऐड होगा। बाकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, नेक्स्ट फैक्चुअल पॉइंट के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे।